हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। तो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 और 2 में हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं। तो आज का जो हमारे टॉपिक हैं वो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 हैं। 6 की एनसीईआरटी द अर्थ आर हैबिटेट के चैप्टर 4 और 5 हमारा आज का एजेंडा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो जो आज के मेजर टॉपिक है वो है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ और मैप्स। हम एटलस और ग्लोब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। तो आज हम मैप्स के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, फिर डोमेन्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर 5 है। इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब क्या होते हैं उन सब के बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बताऊंगी और अपकमिंग वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। अच्छा, जो नेक्स्ट एक मैं छोटा सा लेक्चर बनाऊंगी जिसमें चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इन तीनों की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आई टेल यू कि कैसे कैसे कौन कौन सी क्योंकि मैंने इस लेक्चर में आपको 4 और 5 की एक्सरसाइज नहीं ली और लास्ट लेक्चर में मैंने 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज कवर नहीं की थी। तो ये 3, 4, 5 की एक्सरसाइजेस के लिए आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैप्स क्या है? मैप्स इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की सरफेस को अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या कहलाएगा? एक मैप। लेकिन मैप की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्केल। ठीक है, जो मैप होता है वो किसी स्केल पे बेस्ड होता है। स्केल का मतलब ऑन लैंड अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 10,000 किलोमीटर्स है या 1,000 किलोमीटर है तो उसे हम ऑन पेपर कितना दिखा रहे हैं। सपोज 10,000 के डिस्टेंस को अगर हम 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं तो स्केल यही है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्केल। दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मैप का होता है, एक तो हो गया स्केल या डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन। जब हम मैप देखते हैं तो एक बड़ा सा प्लस साइन होता है जिसमें ऊपर की तरफ होता है एन मतलब नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है एस मतलब साउथ, राइट साइड होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके अलावा 4 और डायरेक्शन बन सकते हैं। इनमें से जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो वो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के बीच में हो वो होगा साउथ वेस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में हो वो होगा साउथ ईस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो वो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन, इन सारे डायरेक्शन से हमें कितने डायरेक्शंस पता चलते हैं कि हम 8 डायरेक्शंस में लोकेशंस बता सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल। किसी भी प्लेस को या फिर किसी भी चीज को आप मैप में किस सिंबल से दिखा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो 3 कंपोनेंट है मैप्स के। मैप मतलब अर्थ की सरफेस की ड्राइंग करनी है जिसके 3 कंपोनेंट उसमें होने चाहिए। ठीक है, मैप का एडवांटेज क्या है? मैप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है ये मोर डिटेल्ड होता है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो वो पूरी अर्थ को एक साथ दिखा देता है, तो उसमें डिटेल होने के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम किसी चीज़ को नहीं बता पाते क्योंकि हमें सारा बताना है ना। लेकिन हम जब मैप बताते हैं तो हम मैप छोटे से टॉपिक को लेके भी बना सकते हैं, जैसे कि रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया या फिर राइस क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया, ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेट जोन्स के बारे में आपने मैप बना दिया। मतलब किसी भी चीज़ के बेसिस पे आप मैप बना सकते हो। तो ये मैप मोर डिटेल्ड फॉर्म में बता सकते हैं। ये या तो एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ का हो सकता है या फिर इसके एक छोटे से पार्ट का भी हो सकता है, जबकि ग्लोब में ये चीज़ नहीं हो सकती। इसके अलावा ये आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैरी किया जा सकता है क्योंकि मैप क्या होता है? छोटा होता है। और बहुत सारे मैप अगर एक बुक में
आप ले जा रहे हो एटलस तो भी आप अपने साथ आराम से कैरी कर सकते हो, लेकिन ग्लोब को अगर ग्लोब ज़्यादा छोटा कर लिया तो आप उस पर प्लेसेस पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ग्लोब बहुत बड़ा हो गया तो आप उसे कैरी नहीं कर पाएंगे। मैप का डिसएडवांटेज क्या है? मैप का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डिस्टॉर्शन। ठीक है, जब हम एक रबर बॉल को काट के एक तरफ से प्लेन पेपर पे फैलाने की कोशिश करें तो वो एग्जैक्ट नहीं फैलेगी, उसके सारे कोऑर्डिनेट सही नहीं आएंगे। तो जो ऊपर और नीचे का पोर्शन होगा अर्थ का भी ऐसे जब हम प्लेन पेपर पे उतारने की कोशिश करते हैं तो ये ऊपर और नीचे वाला पोर्शन यहाँ और यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखाना पड़ता है, हमें फैला के दिखाना पड़ता है। तो ग्रीनलैंड जो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका के पास, वो छोटी सी प्लेस होते हुए भी काफी प्लेसेस से बड़ा दिखता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? डिस्टॉर्शन की वजह से, क्योंकि हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास वाली जगह को एक्सटेंड करके दिखाना पड़ता है, और ऐसी चीजें कई बार होती है मैप में, तो इसे डिस्टॉर्शंस कहते हैं, जब एक्चुअल चीज को हम सही से दिखा नहीं पाए। ठीक है, स्केल में आपको बता चुकी हूँ, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑन मैप, मतलब 10,000 किलोमीटर्स, तो 10,000 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गई? उस मैप की स्केल हो गई। अब कुछ मैप होते हैं जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, कुछ होते हैं जो लार्ज स्केल मैप होते हैं। स्मॉल स्केल मैप कोई बहुत बड़ी एरिया को अगर आप मैप में दिखा रहे हो तो वो कहलाएगा स्मॉल स्केल मैप। बहुत बड़ा एरिया मतलब मैं बात कर रही हूँ कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट मतलब जैसे बहुत मतलब खूब सारी कंट्री एक कॉन्टिनेंट में आती है, तो ये बहुत बड़ा सा भाग हो गया। ठीक है, महाद्वीप की बात कर रही हूँ मैं, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, और कंट्रीज तो खुद ही इतनी बड़ी होती है, तो कोई भी कंट्री या कॉन्टिनेंट का अगर हम मैप बना रहे हैं तो वो स्मॉल स्केल मैप होगा। कोई बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटे से में स्केल कर देना। लेकिन लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं? किसी छोटी सी चीज को मैप पे दिखाना। आपका इतने डिस्टेंस को अगर आप इतने में दिखा रहे हो तो ये क्या है? लार्ज स्केल मैप। लेकिन अगर आप इतने बड़े डिस्टेंस को केवल इतने से में दिखा रहे हो तो ये है आपका स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, स्मॉल एरिया में किसकी बात कर रही हूँ? जैसे विलेज हो गए, टाउन हो गया, छोटी जगह है लेकिन मैप पे दिखा रहे हैं तो वो लार्ज स्केल मैप होगी। ओके, लेकिन बड़ी जगह है और उसे मैप पे दिखा रहे हैं तो ये स्मॉल स्केल मैप होगा। अब एक और चीज आती है स्केच एंड प्लान। स्केच क्या होता है? स्केच इज अगेन अ ड्राइंग, पर स्केच में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन रहती है, स्पॉट ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, हमारी मेमोरी के बेसिस पे हम डिफाइन कर देते हैं। इसमें कोई स्केल नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई स्केच में स्केल नहीं होती। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपके बेस्ट फ्रेंड का घर कहाँ है, आपने कहा नॉर्थ जाओ, वहां से लेफ्ट हो जाना, फिर डायरेक्ट फिर नॉर्थ जाना, सॉरी राइट हो जाना, फिर नॉर्थ जाना, फिर वहां से लेफ्ट हो जाना, और आप ऐसे बताया जा रहे हो। तो ये जो मैप आप इस तरीके का कुछ बना रहे हो तो ये है स्केच, क्योंकि आप इसमें स्केल यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लान। ऐसी कोई ड्राइंग भी हो सकती है जो कि आपके किसी प्लानिंग को दिखा रही हो, जैसे कि घर का स्ट्रक्चर, कि एक रूम होगा जो 12x11 का होगा, एक किचन होगी जो 8x10 की होगी। ऐसे करके अगर आप कुछ प्लान बता रहे हो मैप्स के थ्रू तो वो क्या कहलाएगा? प्लान, वो ड्राइंग प्लान कहलाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि मैप में दिखाए जाते हैं। मैप में कुछ कलर्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्लू कलर यूज किया जाता है वाटर बॉडीज के लिए, ब्राउन कलर यूज किया जाता है माउंटेन्स के लिए, येलो कलर प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए। ऐसे ही ये सारे कुछ सिंबल्स हैं, आप इनको देख के समझ सकते हो। सेटलमेंट है तो ये इस तरीके से कुछ पॉलीगन्स बन जाएंगे। पोस्ट ऑफिस, ये सारे के सारे वाटर बॉडीज को मेजरली ब्लू कलर से ही दिखाया जाता है। जैसे ये रिवर हो गई, ये टैंक हो गया, ये वेल हो गया, वेल को एक डॉट। अब ये देखिए, ये क्या है? मैंने कहा ना डायरेक्शंस होते हैं, ये डायरेक्शन हो गए आपके 8, इन्हें कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके, ये जो है इसे बोलते हैं कंपास। कंपास में सेंटर में ये जो येलो कलर से दिखाई हुई ये होती है एक मैग्नेटिक नीडल। हम कंपास को कहीं भी रखें तो ये नीडल अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। क्यों अलाइन कर लेती है? क्योंकि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है,
वो जिस डायरेक्शन में जाती है ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करती है। तो ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेती है, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के अकॉर्डिंग। तो हमें डायरेक्शन बता सकता है ये कंपास। तो पहले के ज़माने में जब जीपीएस नहीं होता था तो कंपास और नॉर्थ पोल स्टार, ठीक है, इन दोनों की मदद से हम डायरेक्शंस का पता लगाते थे। आगे अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप। आपकी जो बुक में दिए हुए हैं वो 3 टाइप के मैप्स हैं। पहला है पॉलिटिकल मैप, दूसरा है फिजिकल मैप, तीसरा है थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, जैसे कि विद बाउंड्रीज, लाइक जैसे कंट्री हो गई, स्टेट्स हो गई, इनमें हम बाउंड्री के साथ, सिटीज हो गई, टाउन्स, विलेज, तो ये सारा जो होगा वो पॉलिटिकल मैप होगा। फिजिकल मैप जो कि नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ बताए। नेचुरल फीचर्स मतलब कोई रिवर बता दी, ठीक है, कोई माउंटेन बता दिया, कोई रेंज, कोई फॉरेस्ट बता दिया, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ है। अगर इस तरीके से दिखा रहे हैं हम किसी मैप को तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल मैप। अब आते हैं थीमेटिक मैप। किसी पर्टिकुलर थीम को लेकर अगर आप मैप बना रहे हो, जैसे टोपोग्राफिक मैप क्या हो गया, रॉक टाइप को लेकर आपने मैप बना दिया है, सॉइल टाइप को लेकर आपने इंडिया का मैप बना दिया तो वो टोपोग्राफिक मैप हो जाएगा। क्लाइमेटिक मैप रेनफॉल को लेकर, ह्यूमिडिटी को लेकर, टेम्परेचर को लेकर, किसी भी एक क्लाइमेटिक फीचर को लेकर अगर आप मैप बना रहे हो तो उस मैप को क्या बोलेंगे, क्लाइमेटिक मैप। ऐसे इकोनॉमिक या रिसोर्स मैप, किसी भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर आप मैप बना रहे हो तो फिर वो इकोनॉमिक मैप हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था राइस कल्टीवेशन या क्रॉप कल्टीवेशन, किसी भी एरिया का फॉरेस्ट कवर के बारे में बना रहे हो तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। ऐसे रोड मैप कि नेशनल हाईवेज कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, अगर कोई कॉरिडोर आप बना रहे हो तो वो कैसा रहेगा, तो ये जो प्लान होगा ये क्या इसमें आ जाएगा, रोड मैप में। एटलस आपको पता ही है, जब मैनी मैप्स पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ बुक तो इसे हम क्या कहते हैं, एटलस। तो अब शुरू होता है हमारा आज का मेजर टॉपिक जिसका नाम है डोमेन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के 4 बेसिक डोमेन होते हैं। एक होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो डोमेन का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र। किसी अगर चीज को अगर आप किसी 4 भागों में अर्थ को अगर हम 4 भागों में बांटें तो हम उसको इस तरीके से बांट सकते हैं। पहला भाग क्या होगा, लिथोस्फीयर। लिथ मतलब स्टोन या लैंड, ओके। जो हार्ड फीचर्स हैं अर्थ पे, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, स्टोन लाइक, ठीक है, उसे क्या, जिसपे हम रहते हैं उसे क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। हाइड्रो, हाइड्रो का ग्रीक मतलब होता है वाटर, जहां पे पानी हो तो वो जगह क्या कहलाएगी, ऑल वाटर बॉडीज, ये सब इसमें आएंगी हाइड्रोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस मतलब वेपर, गैस, ओके। तो गैशियस एनवेलप जो अर्थ के आसपास है उसे क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। फिर चौथा है बायोस्फीयर, ऐसी जगह जहां लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या बनेगा, बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ, जहां पर लाइफ बने, ऐसी जगह जहां पर लाइफ बने। जब इस प्लांट, इस ट्री को यहाँ पर वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है और लैंड भी मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया इस जोन में, बायोस्फीयर, ठीक है, ओके। तो अब लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर मतलब, अगर हम, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ पर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, अर्थ जो होती है, अर्थ की शेप क्या है, जियोइड, राइट। अब अर्थ को अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो अर्थ के सेंटर की तरफ से बाहर आते टाइम अर्थ को 3 जोन्स में बांटा जा सकता है या फिर 3 लेयर में बांटा जा सकता है। तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये है कोर, अर्थ का कोर, ओके। अर्थ का सेंटर का जो पोर्शन है, सेंटर के आसपास की जो लेयर होगी वो होगी कोर। ये वाला जो पोर्शन है ये है मेंटल, ओके, ये है मेंटल। और जो सबसे आउटर पोर्शन है, अर्थ की स्किन भी बोल सकते हो इसको, तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं, सबसे आउटर वाला ये वाला पोर्शन ये है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, CRUST, ठीक है, ये हो गया क्रस्ट। तो ये इस तरीके से जब
अर्थ का क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपर पार्ट, मेंटल की बस ऊपर ऊपर की लेयर, ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। अच्छा, लिथोस्फीयर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, जो बिल्कुल ऊपर की सॉइल वाली लेयर होती है, उसे कहते हैं पीडोस्फीयर, जो कि आप कभी हो सकता है आपके सुनने में आई ये वर्ड, वो है पीडोस्फीयर, PEDOSPHER, ठीक है, पीडो मतलब सॉइल, पीडोस्फीयर, ठीक है। तो जब लिथोस्फीयर की बात करें तो हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो आएगा ओशियन बेसिन। तो अर्थ की सरफेस पे हमें क्या चीजें दिखती है? या तो लैंड मास दिखता है मतलब कॉन्टिनेंट्स, नहीं तो दिखता है ओशंस, वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे क्योंकि हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ें। जब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल? 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर मैं इनको साइज के हिसाब से अरेंज करूं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो एशिया पढ़ेंगे हम सबसे पहले। एशिया 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ, मतलब सबसे ज्यादा जो एरिया कवर्ड है वो एशिया के पास है। एशिया यूरोप एशिया की वेस्ट में है, इधर की साइड यूरोप है और इधर एशिया है। ओके, तो यूरोप और एशिया के बीच में जो है ये क्या है? यूराल माउंटेन्स। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं जिन्हें क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन्स। तो एशिया यूरोप से यूराल माउंटेन्स के थ्रू सेपरेट है। और एशिया कंप्लीटली कहाँ पे आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। मैंने आपको बताया था कि अर्थ को अगर हम वर्टिकली कट करें तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट वाला पोर्शन कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ पूरी तरीके से एशिया पूरी तरीके से किस में आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों पास होती हैं एशिया से। अभी देखिए आगे मैप देखिए तो आपको समझ आएगा। ये है इक्वेटर, आई होप इट्स विजिबल। ये जो लाइन जा रही है ये लाइन, ये है इक्वेटर। तो ये जो ये कलर से दिखाया हुआ है, ब्राउनिश सा कलर है, यहां तक ये पूरा की पूरा पोर्शन क्या है? एशिया। ओके, ये जो कवर कर रहा है। और ये जो लाइन है यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको? यूरल माउंटेन्स, क्योंकि यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट कर रहा है? यूरल माउंटेन्स। और ये देखो, अगर ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर यहाँ है तो 23.5 डिग्री, मतलब यहां से, ओके, यहां से कहीं से क्या जाएगा? क्या जाएगी यहां से? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन हो जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है जो हमने पढ़ी थी? ट्रॉपिक ऑफ ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई एम रियली सॉरी। ओके, तो ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो एशिया से कौन सी ट्रॉपिक जा रही है? एक तो इक्वेटर जा रहा है और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अफ्रीका से क्या जा रहा है? इक्वेटर जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ अमेरिका से क्या पास हो रहा है? इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ अमेरिका से क्या पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूरोप से इन तीनों में से कुछ भी पास नहीं हो रहा। यूरोप से क्या पास होता है? यहां पे होता है आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल पास होता है यूरोप से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और चीज भी नोटिस करिए कि ऐसे 5 इसमें 4 ओशंस को दिखाया गया है। एक है पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, एक है अटलांटिक ओशन मतलब अटलांटिक महासागर, एक है इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन काफी बड़ा है तो उसका नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। ऐसी अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है तो नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। इंडियन ओशन छोटा है तो इंडियन ओशन में ऐसा कुछ नहीं दिखता, इंडियन ओशन। फिर ये वापस पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है? आर्कटिक ओशन। ये देखिए डायरेक्शंस मैप में होने जरूरी हैं।
ओके, अब नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे वो है अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ है? ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये रहा अफ्रीका। कौन कौन सी टॉपिक्स पास हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे वही ये अकेला कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों पास होती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा वर्ल्ड का डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, ये वाला जो ऊपर नॉर्दर्न अफ्रीका है यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, ठीक है। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर, वो भी अफ्रीका में जाती है। नील नदी, नाइल, ओके, वो अफ्रीका के इधर की तरफ, इधर से निकलती है। इसका पाथ आप देखिएगा, बहुत लंबी नदी है, ठीक है। मैं लॉन्गेस्ट बोल रही हूँ, लार्जेस्ट नहीं। अफ्रीका में क्या क्या मिलता है? ये मिनरल्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे डायमंड्स मिल जाते हैं, ऑयल, प्लेटिनम, गोल्ड और बहुत सारी कैश क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, शुगर, कॉफी। इसलिए अफ्रीका रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ओके। अब आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट महाद्वीप है। ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। मतलब अगर अर्थ को देखें, अगर इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ऐसे वर्टिकली डिवाइड करें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो यहाँ पे आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके जो वेस्ट में होता है, इसके जो इधर की तरफ वेस्ट में होता है वो क्या होता है? पैसिफिक ओशन। जो ईस्ट में है वो है अटलांटिक ओशन, और जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या है? आर्कटिक ओशन, ठीक है। तीन ओशन इसको सराउंड करते हैं। ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, तो ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये हो गया अटलांटिक ओशन, और ऊपर की तरफ क्या है? आर्कटिक ओशन, ठीक है, ओके। तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है इस्थमस ऑफ पनामा। ये क्या होता है? इस्थमस एक नैरो पीस ऑफ लैंड होता है, ठीक है। दो बड़े लैंड मासेस को अगर एक नैरो, एक बहुत ही पतला सा लैंड मास जोड़े तो इसे क्या बोलेंगे? इस्थमस। तो इस इस्थमस का नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। कहाँ हुई ये रही, ये क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। एक छोटा सा लैंड मास जो बड़े लैंड मासेस को, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को जोड़ देता है, उसे कहेंगे इस्थमस। और इस पर्टिकुलर इस्थमस को क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा, ओके। आपने पनामा पेपर लीक के बारे में अगर कभी सुना होगा न्यूज में, तो पनामा ये वही पनामा है। अब नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज है जो कि है रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है। रॉकी माउंटेन रेंज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के इस डायरेक्शन में, यहाँ पे, ये वेस्टर्न साइड पे है रॉकी माउंटेन। ऐसे ही साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है एंडीज, ओके। रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में। तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और आर्कटिक सर्कल जाता है, ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ। आगे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। वही अगर हम इक्वेटर से डिवाइड करें तो नीचे वाले पोर्शन में आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम है अमेज़न। ये शॉपिंग साइट नहीं है, ये अमेज़न नदी की बात करें, ओके। सबसे बड़ी जो वैली है, सबसे वैली मतलब काफी सारी नदियों से मिलकर, मतलब जिन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरी, छोटी छोटी नदियों से मिलकर एक बड़ी नदी बन रही है। कहीं से एक बड़ी नदी आ रही है जिसमें छोटी नदियां मिलती जा रही हैं, और फिर बाद में ये समुद्र में अलग अलग डायरेक्शन में जाके मिल जाती है। जो कि एक लास्ट वाली चीजें क्या है? ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज और ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। जो नदी को बड़ा करे वो ट्रिब्यूटरीज, और जो नदी को छोटा कर दे, बट जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो और ये जो पूरा की पूरा एरिया बनता है ये होता है रिवर बेसिन। तो जो सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन होती है पूरे वर्ल्ड में किस नदी की है? अमेज़न नदी की। और लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? नाइल रिवर। तो और इसमें एंडीज माउंटेन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में कौन सी माउंटेन्स है? एंडीज। ये दो ओशन से सराउंड होता है, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है।
यहाँ से इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ये देखिए इक्वेटर पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। कौन से दोनों ओशन है? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, उसके बाद आता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कहाँ है? पूरा सदर्न हेमिस्फीयर। ये समझ लो कि जो अर्थ है उसका जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। साउथ पोल को अगर सेंटर में रख के एक पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट हो तो ये वो कॉन्टिनेंट है। इसका नाम क्या है? एंटार्क्टिका। इसके बिल्कुल सेंटर में है अर्थ का साउथ पोल। ठीक है, ये परमानेंटली आइस शीट में कवर्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। तो नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के। यहाँ पे क्यों रिसर्च की जाती है? क्योंकि जब किसी चीज को हम आइस में रखते हैं तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है, उसकी वजह से वो प्रिजर्व्ड रहती है। और यहाँ तो नेचुरल आइस है, इतनी सारी आइस है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें प्रिजर्व्ड मिल सकती हैं। ठीक है, एक रीजन ये है, और भी कई रीजन है जो हम धीरे धीरे ज्योग्राफी पढ़ते हुए समझ जाएंगे। तो अभी फिलहाल यही है कि यहाँ पे बहुत सारी आइस है, इसलिए काफी सारे फैक्ट्स ऑफ अर्थ ओरिजिन या ह्यूमन लाइफ ओरिजिन ये सब की सब यहाँ पे प्रिजर्व हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे जो पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तब एटमॉस्फेयर पतला हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें स्पेस रिसर्च भी करनी है तो यहाँ से अच्छी हो सकती है। ठीक है, इंडिया के कौन से 2 रिसर्च स्टेशन है? मैत्री और भारती। आपकी बुक में पुरानी डेटा दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अब एक्टिव स्टेशन नहीं है, अब ये केवल सप्लाई बेस की तरह काम आता है। तो अब कौन से 2 एक्टिव स्टेशन है? मैत्री और भारती। इसके बाद आता है छठा स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट या छठे नंबर का जो कॉन्टिनेंट हम बोलेंगे वो है यूरोप। एशिया के वेस्ट में आता है, यूरल माउंटेन से एशिया से अलग है। ठीक है, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, मैंने आपको दिखाया था। आर्कटिक सर्कल पास होता है इसमें से, और ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अब देखो मैं वाटर बॉडीज बोल रही हूँ, यहाँ पे ओशंस नहीं बोल रही, बॉडीज क्यों? एक साइड तो आप समझ ही गए होगे कि अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ऊपर वाला भी समझ गए होगे आर्कटिक ओशन है। तो यूरोप के नीचे की साइड एक वाटर बॉडी है जो है मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर। ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो एरिया है ये है मेडिटेरेनियन सी। ओके, ये टेरेन एरिया है, मेडी मतलब बीच में, टेरेन के बीच का एरिया है। ठीक है, एक छोटा सा समुद्र है, एक्चुअली छोटा नहीं है, तो मेडिटेरेनियन, EERREAN, ठीक है, AIN, सॉरी, टेरेनियन। ओके, देख लेना आप, मैं इसमें सही से लिख नहीं पा रही हूँ, मेडिटेरेनियन सी। ओके, ये वाला पोर्शन। तो एक तरफ हो गया अटलांटिक ओशन, एक तरफ हो गया आर्कटिक ओशन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हो गया मेडिटेरेनियन सी। और इसके ईस्ट में क्या हो गया? हमारा एशिया, जहां पे हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, यूरोप हो गया। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा लगता रहता है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है यूरोप। बहुत ज्यादा सबकी सब क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, कि हमें लाइफ में यूरोप अट्रैक्टिव जगह, यहाँ का वेदर क्लाइमेट बहुत अच्छा है। फिर जो सबसे छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्यों कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट? क्योंकि ये अकेला कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ जिसके क्या है, पानी ही पानी, और बीच में है कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। 18% ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली ड्राई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेगिस्तान हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ से कौन सी ट्रॉपिक पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जितना भी वाटर प्लैनेट अर्थ पे है वो सब की सब किस में आ जाएगा? हाइड्रोस्फीयर में। तो मैं जितना भी वाटर बोल रही हूँ तो इसमें केवल ओशियन और सी कवर नहीं होगा, इसमें
हर स्टेट में वाटर जितना भी है, लिक्विड स्टेट में अगर वाटर है, वेपर स्टेट में है, आइस स्टेट में है, तो सारा वाटर कवर होगा हाइड्रोस्फीयर में। नदियां, तालाब, आइस शीट्स, जहां जहां पे पानी है, एटमॉस्फेयर में, सब जगह। तो 71% ऑफ अर्थ क्या है? पानी, और 29% लैंड। और इस 71% वाटर होने के बाद भी हम पानी के लिए तरसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि 71% पानी में से का भी 97 करीब % किस में है? ओशन में। और जो बचा हुआ 3% या 2.8% आप बोलो, उसमें से भी 2.7% आइस शीट और ग्राउंड वाटर में हमसे दूर है। तो बचा कुचा जो फ्रेश वाटर नदी और तालाब वगैरह में हमें मिलता है, वो कितना है? 0.03%। इसलिए पानी की कमी है। ओशन बेसिन क्या होती है? ओशन बेसिन मतलब जो बहुत बड़े एरिया जिसमें वो पानी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? ओशन। ठीक है, ह्यूज वाटर बॉडीज, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज, इन्हें कहते हैं ओशन बेसिन, ओशंस के। अब देखो, लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। जो समुद्र का पानी है, जो ओशन का पानी है, उसका लेवल हमेशा सेम रहता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि सारे के सारे ओशंस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर पूरे भी नहीं जुड़े तो एक पतली सी लाइन जाएगी, जिसे कहते हैं स्ट्रेट्स, STRAIT, स्ट्रेट। ठीक है, दो लार्ज वाटर बॉडीज को अगर एक पतली सी वाटर बॉडी मिला दे, ठीक है, मान लो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, और एक पतली सी वाटर बॉडी इसका पानी इसमें ट्रांसफर कर दे रही है। ये समझ लो दो बड़े से टैंक हैं और उनके बीच में एक पाइप से जोड़ दिया, पतले से पाइप से। तो क्या होगा? दोनों टैंक में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। यही चीज होती है ओशन के साथ। एक पैसिफिक ओशन, एक आर्कटिक ओशन, और इन दोनों को जोड़ देती है क्या? बेरिंग स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का नाम, जो पतली सी स्ट्रेट है इन दोनों के बीच में, वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो इन दोनों ओशन का लेवल बराबर हो गया। ऐसे सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए लेवल ऑफ सी वाटर हमेशा सेम रहता है। और इसीलिए सी वाटर को 0 हाइट मान के ही अर्थ की किसी भी चीज का एलिवेशन या हाइट या ऊंचाई पता की जाती है। हिमालय कितना ऊंचा है? तो हम बताएंगे, फ्रॉम द सी लेवल द हाइट ऑफ हिमालयाज इज 8,800 एंड कितना मीटर्स, वो आप मेरे को बताओगे। ठीक है, इतने मीटर्स है, 8,800 समझ लो, या फिर इसका एग्जैक्ट नंबर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देखोगे। ठीक है, 3 चीफ मूवमेंट ऑफ वाटर होते हैं। जो पानी होता है ओशन में, वो 3 तरीके से मूव कर सकता है। एक तो वेव, जो लहरें आपको पता ही है, ऐसे 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 ऊपर नीचे। एक होता है टाइड, ये होता है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। एक पर्टिकुलर टाइम पे एकदम से लहरें ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, तो ये क्या कहलाते हैं? टाइड्स। ओशन करंट्स, ओशन करंट्स मतलब इन्हें ऐसे समझो जैसे जमीन पे नदियां बहती है ना, अगर पानी में नदी बहती है तो उसे क्या कहेंगे? ओशन करंट। पानी के बीच में भी नदी बहती है, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम ओशन करंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब 4 मेजर ओशन है अर्थ पे। एक है पैसिफिक ओशन, जो सबसे बड़ा ओशन है, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, उसके बाद है इंडियन ओशन, और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्या है? वैसे कई लोग इसे पांचवा ओशन भी बोलते हैं, जिसे कहते हैं सदर्न ओशन, साउथ या फिर एंटार्क्टिक ओशन, जो एंटार्क्टिका के आसपास का एरिया है वो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पैसिफिक ओशन का एक्सटेंशन और अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के एक्सटेंशन है, इसलिए हम इसे अलग से ओशन नहीं मानेंगे। इसलिए आपके एनसीईआरटी में 4 ही ओशन दिए गए हैं। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, जिनमें से 1/3 ऑफ अर्थ ये कवर कर देता है, इतना बड़ा है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच इसका डीपेस्ट पार्ट है। ट्रेंच क्या होता है? एक चीज समझो, अगर आप 2 वुडन ब्लॉक्स को एक दूसरे के पास लाओ, ठीक है, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास आए तो कोई जगह ही नहीं बचे। एक पतली सी जगह इनके बीच में रह जाएगी। ठीक है, तो ये जो पतली सी जगह गहराई बनेगी वो है ट्रेंच। अर्थ में भी ऐसे एक ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें कहते हैं अर्थ की प्लेट। ठीक है,
प्लेट्स होती हैं, जो जियोमॉर्फिक प्लेट्स होती हैं, जिनके जो जब आसपास आती हैं तो थोड़ा सा बहुत गहरी गहरी एक खाई टाइप की बन जाती है, जिसे कहते हैं ट्रेंच। तो जो पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पार्ट है वो है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, इसका नाम है। तो ओशन की शेप कैसी है? ऑलमोस्ट सर्कुलर, ये देखो ऐसे सर्कल बनाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद है अटलांटिक ओशन, ये एस शेप ओशन है और सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। ये देखो ये एस शेप ओशन है, ठीक है। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे टेढ़े मेढ़ी लाइंस आती हैं, ठीक है, एरिया है, तो इसे कहते हैं इंडेंटेड लाइन। तो इंडेंटेड लोकेशन होने की वजह से इसमें नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स बन जाते हैं, फिर शिप्स यहाँ पे अपने आप आके खड़ी हो सकती हैं। तो नेचुरल हार्बर्स की वजह से यहाँ पे बड़े सारे पोर्ट्स भी हैं इस लाइन पे, ठीक है, ये यूरोप के आसपास यहाँ पर। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है ये वाला, ठीक है, ये सबसे बिजिएस्ट रूट माना जाता है ट्रेड के दृष्टि से, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट रूट। सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है वो यहाँ से यहाँ के बीच में होती है, ठीक है। लैंड मास क्योंकि सबसे ज्यादा पार है, अगर आप पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हुए जाओगे तो ये तो इतना सारा एरिया जाना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका से एशिया तक पहुंचने के लिए। लेकिन तो आपका फ्यूल रास्ते में खत्म हो जाए प्लेन का या शिप का तो क्या करोगे? लेकिन ये छोटा है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं या फिर यहाँ से यहाँ आए तो हम कम डिस्टेंस में जा सकते हैं, है ना, इसलिए बिजिएस्ट है। ऐसा भी कहते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को सेपरेट करता है। ओल्ड वर्ल्ड मतलब जो ब्रिटेन और यूरोप वाला हिस्सा था जो पहले से था उसको बोलते थे 1600 के पहले ओल्ड वर्ल्ड। और जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई तो यहाँ पे फिर से नए लोग आके बसने लगे, मतलब ब्रिटेन के कुछ लोग आके यहाँ पे बसने लगे या फिर यूरोपियंस अलग अलग कंट्री के आके यहाँ पे बसने लगे, तो ये न्यू वर्ल्ड हो गया। तो ये अटलांटिक ओशन न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड को सेपरेट करता है। फिर है इंडियन ओशन, मतलब जहाँ पे हमारा भारत है, इसके टॉप पर, इंडियन ओशन के टॉप पर क्या है? हमारी कंट्री। और शायद यही रीजन है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडिया के नाम पर बेस्ड। ये ट्राइंगुलर शेप का है, देखो, है ना, ऐसे 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 ट्राइंगल बनाता है और 3 कॉन्टिनेंट इसको सराउंड करते हैं। एक तरफ हो गया अफ्रीका, एक तरफ हो गया एशिया और एक तरफ हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो 3 कॉन्टिनेंट इसको सराउंड करते हैं। और मैंने बता ही दिया कि और पुराने टाइम में इंडिया की इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी यहाँ पे इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखने की कि यूरोप से जब साउथ एशिया में जाना होता था ट्रैवलर्स को, तो इंडिया जो होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता था स्ट्रेटेजिकली भी, और इतने थकान के बाद इंडिया ही रेस्ट की जगह देता था। तो इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस पुराने टाइम में बहुत ज्यादा थी। ये साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप और बाकी कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज को कनेक्ट कर देता था। और इंडिया इटसेल्फ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ के मसाले, यहाँ की बहुत सारी चीजें यूरोप में पसंद की जाती थी। फिर आता है आर्कटिक ओशन, जो ये देखो हम अर्थ को टॉप से देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है और उसके आसपास का ये जो रीजन है ये है आर्कटिक ओशन। अब जो मैंने आपको कहा था कि ये है पैसिफिक ओशन और ये है आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को जो पतली सी वाटर बॉडी कनेक्ट करती है इसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ओके, तो बस यही है, ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। और ये भी कह सकते हो कि बेरिंग स्ट्रेट रशिया, और ये यहाँ पे आएगा क्या, अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? यूएस का, ठीक है। तो ये रशिया और बेरिंग स्ट्रेट रशिया और यूएस के बीच में सेपरेशन है, इनको अलग करती है। फिर आते हैं एटमॉस्फेयर। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर हो गया, अब आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर गैसियस एनवेलप है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की जो गैसेस होती हैं, गैस का भी प्रेशर होता है, ठीक है। तो सरफेस पे जैसे हम अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ की सरफेस पे खड़े रहते हैं, वैसे ही एयर भी अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एयर ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर बढ़े एयर की डेंसिटी कम होने लगती है। तो मेसोस्फीयर तक हमें अर्थ मिलती है,
ठीक है, ये 5 लेयर हैं। ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे वाली लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो मेसोस्फियर तक हमें एयर मिलती है, उसके बाद एयर की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है या फिर ना ही समझ लो। ठीक है, तो इसलिए मेटेओर्स जो आते हैं वो मेसोस्फियर में आके बर्न हो जाते हैं। क्यों, क्या होता है कि जब ऊपर से आते हैं तो उन्हें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलता। एक्सोस्फियर और थर्मोस्फियर में एयर है ही नहीं, तो वो उनको किसी तरीके का घर्षण नहीं होता, कुछ घिसाव नहीं होता, कुछ क्रैश नहीं होता। तो मेसोस्फियर में आके जब एयर मिलती है तो आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से मेसोस्फियर में बर्न होते हैं मेटेओर्स। ठीक है, टेम्परेचर की अगर बात करें तो डेंसिटी की बात हो गई कि ऊपर जाने पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है हाइट के साथ। ऐसे ही टेम्परेचर भी जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है। इसका पता कैसे चलता है, गर्मियों में सब कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशंस। क्यों, क्योंकि हिल स्टेशंस पे ठंड होती है। तो हिल स्टेशन कहाँ है, हाइट पे है ना। तो एज वी मूव अपवर्ड्स टेम्परेचर रिड्यूसेस। ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, अगर अर्थ के आसपास हवा है तो हवा का कुछ भार भी होगा, तो वो भार से प्रेशर लगेगा। अगर अर्थ की सरफेस पे एटमॉस्फेयर जो है ओवरऑल वो प्रेशर डालता है। इसका पता कैसे चलता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। उसकी वजह से कई बारी जब कुछ लोग पहाड़ों पे, वैष्णो देवी या फिर ऐसी किसी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, उनकी नाक से खून बहने लगता है। क्योंकि सरफेस पे तो हमारा इंटरनल प्रेशर और एयर का प्रेशर बराबर हो जाता है, लेकिन ऊपर जाते जाते प्रेशर कम होता जाता है और अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो वो प्रेशर की वजह से नाक में से खून आने लगता है। ठीक है, अब एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये एक फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखिए। अभी जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे या फिर प्रेशर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब ये फैक्ट काम आएगा। जहां पर भी हाई प्रेशर होता है वहां से एयर कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ। और जब एयर मूव करती है, मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड। ठीक है, अभी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो ट्रोपोस्फेयर है, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, इसमें क्या होता है, सारे वेदर फिनोमिना, बारिश, बादल, ये सब की सब कहाँ होता है, साइक्लोन्स वगैरह, ये सब होते हैं इसी जगह पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो और बाकी जो सेकेंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे होता है हमारा रक्षा कवच, मतलब कि ओजोन लेयर। ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है और इसमें ही उड़ती है फ्लाइट्स। जो हम एरोप्लेन में बैठते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। कई लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। रीजन ये है कि ट्रोपोस्फियर की में सारे वेदर फिनोमिना हो रहे हैं। ठीक है, बादल बन रहे हैं। अगर बादल के बीच में से फ्लाइट उड़ेगी तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जब बादल खत्म हो जाता है उसके थोड़ी सी ऊपर उड़ते हैं। तो या तो आप ट्रोपोस्फियर की अपर मोस्ट लेयर बोल लो, नहीं तो ट्रोपोस्फियर की अपर मोस्ट लेयर या फिर स्ट्रेटोस्फियर की लोअर मोस्ट लेयर। तो यहाँ पे उड़ते हैं फ्लाइट्स। तो ये अगर कोई बोले ट्रोपोस्फियर और दूसरे बोले स्ट्रेटोस्फियर तो दोनों ही सही होगा। ठीक है, मेसोस्फियर में जैसे आपको मैंने कहा कि यहाँ पे मेटेओर्स बर्न हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एयर होती है। तो घिस के उससे जब आते हैं बाहर से मेटेओर्स और एयर से टकराते हैं तो वो जल जाते हैं। फिर आता है थर्मोस्फियर, जो हमारी रेडियो चलता है, FM बैंड्स वगैरह, वहाँ उसका प्रसारण कहाँ से होता है, थर्मोस्फियर से। ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह यहीं घूमती है थर्मोस्फियर में, जितनी सैटेलाइट्स घूमती है वो यहाँ घूमती है। ठीक है, फिर आता है एक्सोस्फियर। ये बहुत आउटर मोस्ट लेयर है और बहुत ज्यादा बड़ी, क्योंकि सबसे बाहर है तो क्या होगा, सन का इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। ओके, ये बायोस्फीयर दिखाया हुआ है। बायोस्फीयर को दो पूरे की पूरे बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनको हम 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लांटे। प्लांटे में सारे प्लांट्स आते हैं, ये ग्रासेस हो गई, ट्रीज हो गए, हर्ब्स, शर्ब्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्लांटे में। और दूसरा होता है किंगडम एनिमलिया, जिसमें सारे के सारे क्या आएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे।
एनिमल्स मतलब केवल एनिमल्स नहीं, इसमें बर्ड्स और सारी चीजें आ जाएंगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आ जाएंगे किंगडम एनिमलिया में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, और जब ये तीनों मिल जाएं तो क्या बन गया हमारा बायोस्फियर। तो ये एक एमसीक्यू है जो आपको अगले लेक्चर में मैं आंसर दूंगी इसको आपको ट्राई करना है। ये कुछ राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको करने हैं। इसके बाद ये लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें है अर्थ के मूवमेंट्स और इसके आंसर सही, आप आंसर आपको पता लगाना है। अगर अर्थ रोटेट होती है तो अर्थ कैसे रोटेट होती है? ईस्ट टू वेस्ट? नो, अर्थ रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का रिवोल्यूशन कॉजेस डे एंड नाइट? नहीं, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है डे एंड नाइट, तो ये भी गलत हो गया। फिर और क्या था? अर्थ रोटेशन कॉजेस सीजन्स इन द ईयर? अर्थ के रोटेशन की वजह से सीजन नहीं होते, अर्थ के रिवोल्यूशन अराउंड द सन की वजह से सीजन होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला लेक्चर में आपको लैंडफॉर्म्स के पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज का छोटा सा लेक्चर लूंगी जिसमें मैं चैप्टर 3, 4 और 5 की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और ठीक है, बाय।